गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग दोस्त। सुबह सुबह का टाइम है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्कूल ऑफ साइंस के अंदर दैनिक जीवन में रसायन, जो कि बहुत ही जितने भी पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप अगर 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, और साथ ही साथ जितने भी रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले मोबाइल को आप अपने सामने रखिए। हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, जहाँ पे मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी मैं मार्कर का भी इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, बहुत ही हाईलाइट पॉइंट है, जो कि पॉइंट आपके सारे पॉइंट से 2-3 एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग देखेंगे और आराम से वीडियो को पॉज करने की ज़रूरत पड़ेंगे तो वहाँ पे पॉज भी कर लेंगे। अभी जल्दी जल्दी में, क्योंकि टाइम की कमी होती है तो वीडियो जल्दी बनाना पड़ता है, इसीलिए जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। जल्दी जल्दी मैं बोलूँगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है आपको। नोटबुक और एक पेन रखना है साथ में, जहाँ भी पॉइंट आपको ज़रूरत पड़े पॉज करके आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नए पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर पहली बार देख रहे हो तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करो, ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट है कि एलपीजी यह पेट्रोलियम कच्चे अपशिष्ट को जलाकर निर्मित कर वायु दाब से 150 से 200 गुना दाब पर द्रवित किया जाता है। याद रखेंगे, यहाँ से एक पॉइंट पूछा जा सकता है आपको कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। एलपीजी का फुल फॉर्म, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। मुख्य घटक के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ब्यूटेन 80 से 85%। फार्मूला की बात करेंगे ब्यूटेन का, C4H10 होता है। याद रखेंगे, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मिथ। दो कार्बन को इथेन। तीन कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। चार कार्बन को ब्यूटेन। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितना कार्बन नंबर कितना है, 4। C4H10 मतलब कि ब्यूटेन मुख्य घटक के रूप में अगर बात करेंगे तो ब्यूटेन है। अन्य गैस जैसे कि एथेन है, कार्बन 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। प्रोपेन है 3 कार्बन, पेंटेन है 5 कार्बन, तथा आइसोब्यूटेन है इत्यादि। ठीक है, याद रखेंगे, एलपीजी में रिसाव पहचान हेतु एथिन मरकेप्टन या थायो एथिन मिलाया जाता है। ठीक है, अगर रिसाव पहचान हेतु अगर एलपीजी रिसाव कर रहा है, ठीक है, मतलब कहीं से अगर लीकेज आ रहा है तो उसकी पहचानने के लिए उसमें मरकेप्टेन या थायोएथिन नाम की जो रसायन है वो मिलाया जाता है। इसी कारण एलपीजी की एक विशिष्ट गंध होता है। तो आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एलपीजी का जो विशिष्ट गंध होता है वो किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे मरकेप्टेन और थायोएथिन के ही कारण इसमें एक विशेष रूप से गंध देखने को मिलता है। ठीक है, एलपीजी रसोई गैस के रूप में उपयोग में आती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि एलपीजी किसके रूप में ये आती है, रसोई गैस के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अतः इसे खाना पकाने वाली गैस, कुकिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सीएनजी की बात करेंगे तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है, याद रखेंगे, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये कम प्रदूषण फैलाता है, अलग जितने भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उससे कम प्रदूषण फैलाता है सीएनजी। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका मुख्य घटक क्या होता है, मेथेन CH4 85% उसमें रहता है। अन्य गैस एथेन एवं अन्य हाइड्रोकार्बन्स इसके अपेक्षाकृत ऊष्मा अधिक एवं प्रदूषण कम देता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। सीएनजी प्राकृतिक गैस की सर्वोत्तम प्रकार का ईंधन कहते हैं। सीएनजी प्राकृतिक गैस का सबसे सर्वोत्तम प्रकार का गैस माना जाता है। यह गैस प्राकृतिक रूप से निर्मित पेट्रोलियम कुएं से निकलती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से ये गैस प्राकृतिक रूप से बनते हैं और इससे पेट्रोलियम कुएं से इसे निकलती है। जो पेट्रोलियम कुएं होती है उससे निकलती है। उपयोग करेंगे तो वाहनों में ईंधन के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। मेथिल आइसोसाइनेट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं इसको। ठीक है, यह अत्यंत, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। यह अत्यंत विषैला गैस, जिसके भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को आकस्मिक रिसाव
से लगभग 2000 लोगों की मौत हुई थी। तो भोपाल त्रासदी से कई बार आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। भोपाल त्रासदी वाली जो पॉइंट आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप उस वहाँ पे गैस के रूप में MIC को याद रख सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। डेट कई बार पूछा गया है, 3 दिसंबर 1984 को याद रखेंगे, ठीक है। अचानक इसमें रिसाव के कारण 2000 लोगों की मौत हुई थी। विशेष के लिए आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। यह गैस कीटनाशी औषधि बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड से स्रावित हुई थी। याद रखेंगे, कंपनी की नाम कई बार आपको पूछा गया है। यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था, ठीक है। ये कंपनी करती थी क्या, इंसेक्टिसाइड्स जो थी उसको बनाती थी, जो अभी आप लोग छिड़काव करते हैं अपने पेस्ट कंट्रोल के रूप में, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स जो अमेरिकन कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड, ठीक है। तो हुआ क्या था कि भोपाल के अंदर ये कंपनी लगी हुई थी और भोपाल के अंदर जो है ये मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जो रसायन थी उसका जो है लीकेज हुआ और लीकेज के कारण 2000 लोगों की मौत हुई थी। इस पॉइंट का आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मास्टर गैस की बात करते हैं। मस्टर्ड गैस, ठीक है, यह विषैली गैस जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। मस्टर्ड गैस भी एक क्या है, एक मस्टर्ड गैस भी क्या है, यहाँ पे एक विषैली गैस ही है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया था, विश्व युद्ध, ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में इसी केमिकल का, इसी गैस का इस्तेमाल किया गया था एक हथियार के रूप में, ठीक है। आगे देखिए, लेविसाइट, यह अत्यंत विषैला गैस है। लेविसाइट जो है, ठीक है, एक क्या है, एक अत्यंत विषैला गैस है लेविसाइट, ठीक है, जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 45 के समय हुआ था। याद रखेंगे, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच में। प्रथम में क्या किया गया था, मास्टर गैस का इस्तेमाल किया था। दूसरे विश्व युद्ध में लेविसाइट नाम की रसायन का, जो बहुत ही विषैला गैस होता है, उसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन या एथिन गैस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कच्चे फलों को पकाने में, ठीक है, कच्चे फलों को पकाने में, प्लास्टिक पॉलीथीन के निर्माण में एथिलीन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखेंगे, अगर कोई फल कच्चा है तो फल को जल्दी पकाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। फल को जल्दी पकाने के लिए हम लोग एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और साथ ही पॉलीथीन के निर्माण में, ठीक है, पॉलीथीन जहाँ हम लोग प्लास्टिक को पिघलाते हैं फिर पॉलीथीन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम एथिलीन का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एसिटिलीन की बात करते हैं, एसिटिलीन या एथाइल भी बोल सकते हैं गैस, ऑक्सीजन के साथ जलाकर इसका प्रयोग वेल्डिंग करने में करते हैं। अतः गैस वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग होता है। याद रखेंगे आप लोग कि एसिटिलीन जो है उसका इस्तेमाल हम लोग वेल्डिंग मशीन में ऑक्सीजन के साथ जला के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आंसू गैस, टीयर गैस ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है, याद रखेंगे, क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है। एक सेकंड बेटा, ठीक है, क्लोरो एसिटोफिनॉन, एक्रोलिन, ठीक है, क्लोरीन गैस बोलते हैं इसको, एक्रोलिन। इसका उपयोग पुलिस द्वारा भीड़ भगाने में किया जाता है। याद रखेंगे, भीड़ भगाने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस। इसमें क्या होगा, जैसे ही इसका उपयोग करते हैं तो आपके आँख बंद होना चालू हो जाते हैं और ऑटोमेटिक जो है भीड़ वहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आंसू गैस का इस्तेमाल ही करके हम लोग कंट्रोल करते हैं। लाफिंग गैस की बात करेंगे, हंसाने वाली गैस होती है ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2O, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका है, चाहे 10th के एग्जाम हो, चाहे आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन हिट किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या इनमें से कौन सी हास्य गैस के रूप में, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस, या इनमें से कौन सा हास्य गैस है। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड अगर ऑप्शन में है बेटा तो इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसका प्रयोग निश्चेतक, ठीक है, एनेस्थेटिक के रूप में भी करते हैं। ऑपरेशन पूर्व बेहोश करने में भी हम लाफिंग गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फॉस्जीन, क्लोरोफॉर्म अत्यंत अस्थायी होता है। यह प्रकाश या वायु की उपस्थिति में तुरंत अपघटित हो जाता है, अतः इसे रंगीन बोतलों में सख्त ढक्कन बंद करके रखते हैं। फॉस्जीन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म अत्यंत, फॉस्जीन, ठीक है, यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। एक कुछ रिएक्शन है, इसको हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे CH Cl3, ये क्लोरोफॉर्म का क्या है, ये रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला है। लाइट और एयर के साथ, लाइट के उपस्थिति में और एयर की उपस्थिति में ये फॉस्जीन नाम का रसायन बनाता है। क्लोरोफॉर्म ही फॉस्जीन का, COCl2 ये फॉस्जीन का फार्मूला होता है। बेहोश करने
बेहोश करने के लिए, किसी भी आदमी को अगर हम बेहोश करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका फॉस्फेजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म को हम क्या करेंगे, जैसे ही हम हवा में रखेंगे, ठीक है, और जैसे सूर्य के प्रकाश में हम रखेंगे उसको, वो रिएक्शन करके फॉस्फेजिन नाम की रसायन बनाएंगे। COCl उसका रासायनिक सूत्र होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फॉस्फिन PH3 याद रखेंगे। फॉस्फिन के बाद फॉस्फेजिन ने फॉस्फिन की अब बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ये PH3 फॉस्फेजिन जहाज़ों द्वारा समुद्र में अधिक दूरी तक चले जाने पर सिग्नल देने में, युद्ध के समय ध्रुमपट स्मोक स्क्रीन के निर्माण में, याद रखेंगे। जैसे कि युद्ध हो रहा है, ठीक है, युद्ध हो रहा है और यहाँ पे इससे इधर जो है आपका पूरा जो है अटैकिंग, मतलब वो पूरा सेना खड़ा है और इस पोजीशन के बाहर आप खड़े हो, ठीक है। तो इस बीच में अगर आपको धुएं का निर्माण कर, ताकि दुश्मन आपको ना देख सके और आपके मूवमेंट को ना देख सके, तो इस चीज़ के लिए ध्रुमपट उसको बोलते हैं, स्मोक स्क्रीन बोलते हैं। स्मोक स्क्रीन यहाँ पे हम लोग तैयार कर सकते हैं, किसकी मदद से, PH3 फॉस्फिन की मदद से। पहला। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जहाज़ों द्वारा, अगर जहाज़ समुद्र में है और बहुत दूर चले गया, लॉन्ग डिस्टेंस चले गया है, तो वहाँ से अगर हम सिग्नल की बात करेंगे तो सिग्नल हमें यहाँ से मिल सकती हैं, ठीक है, किससे, फॉस्फिन की मदद से, ठीक है। अब याद रखते हैं, अब आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। हरित गृह प्रभाव तापीय वैश्वीकरण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे विश्व के वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। याद रखेंगे, अभी जो बहुत सारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, ये हमारी जनसंख्या विस्फोट हो रही है, ठीक है। बहुत सारी जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हम और देश को पीछा छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जनसंख्या बढ़ रही है, डैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी एयर पॉल्यूशन भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी जो ऑटोमोबाइल्स है उसकी नंबर्स बढ़ रही है, उसकी संख्या बढ़ रही है, ठीक है। बहुत सारे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जनसंख्या ही टोटल जी पे डिपेंड है, तो इस चीज़ को, जनसंख्या को पूरी करने के लिए हम लोग उसकी खान पान रहन सहन सारे पूरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे फार्मिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जंगलों की कटाई करके फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वायु हमारा प्रदूषित हो रहा है। कोई बहुत सारे जहरीली गैस है जो वातावरण में फैल रही है, जिससे कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो कि एक वैश्विक तापीय प्रॉब्लम अभी जो है उभर के सामने आई है। इस प्रभाव हेतु उत्तरदायी गैस को हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस कहते हैं। ये सूर्य से आने वाली लघु विकिरण अधिक आवृत्ति को, जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है, सूर्य से आने वाली जो किरण है, पराबैंगनी किरण जो है, को पार जाने देते हैं, लेकिन पृथ्वी सतह से टकराते पुनः अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान करने वाली पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है। 50 दशकों में इन गैसों की मात्रा में अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी हुई है, याद रखेंगे। जैसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो है कौन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही प्रमुख गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या आता है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। एक कार्बन के अणु और 2 ऑक्सीजन के अणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। मात्रा 280 ग्राम से 379 पार्ट पर मिलियन, याद रखेंगे बेटा। यहाँ से ppm जो है, जब भी आपको, अगर हम ppm की बात करेंगे, इसका क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। ये एक यूनिट्स है, जितने भी आपको गैसेस होते हैं उसको नापने के लिए, जो वातावरण के अंदर जो है उसको नापने के लिए ppm का इस्तेमाल करते हैं। या कोई रसायन जो अगर आपके पानी के अंदर कितने प्रतिशत में अगर वो जहर फैला रहा है, ठीक है, जैसे कि DDT है, ठीक है, जैसे कि आपके डिटॉल्स है, उसका क्या परसेंटेज है पानी के अंदर, जैसे कोई रसायन है जो पानी के अंदर है, उसका क्या रेशियो है, उस चीज़ को हम लोग किस यूनिट में नापते हैं, पार्ट पर मिलियन में नापते हैं, ठीक है। उसका प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज है कि कार्बन डाइऑक्साइड 60%, याद रखेंगे, 100 में 60% किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है, किसमें, ग्रीन हाउस गैसेस में। CFC का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। यहाँ से CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसका प्रतिशत कितना है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन 10%, मेथेन जो है 6%, जलवाष्प, ओजोन गैस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, जिसमें से प्रमुख गैस के रूप में बात करेंगे तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना है, 10% है, बाकी 6% में मेथेन है, ठीक है। आगे देखिए पॉइंट को, नोट, इसके
निवारण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल पर विभिन्न राष्ट्रों के हस्ताक्षर करवाए गए। याद रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये बहुत सारा प्रोटोकॉल आते रहते हैं, याद रखेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल है जो कि ग्रीन हाउस गैस के लिए काम कर रहा है। ग्रीन हाउस गैस को कैसे हमें कम करना है, इसके लिए एक बैठक हुआ था जो पूरे देश इसमें भाग लिया हुआ था। अमेरिका, जापान, चाइना, जो भी विकासशील और विकसित देश हैं, उन्होंने भाग लेकर ये जो है इस पे विचार किया था कि हमें कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा जो है, कैसे हमें कम करना है और कैसे हमें ग्रीन हाउस गैस की रेशियो को कम करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो सके। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात करता हूँ मैं। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पहला तो इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, ओजोन लेयर डिप्लेशन। चलो आपका ये एक ओजोन लेयर है। ठीक है, ये ओजोन लेयर है। ठीक है, इसमें डिप्लेशन का मतलब क्या हुआ, इसके जो लेयर है, ठीक है, इसकी जो लेयर है, ये जो लेयर है इसमें इसको पतला हो जाना। डिप्लेशन मतलब पतला हो जाना। ठीक है, ये जो है पतला हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है जो सूर्य से जो निकलता हुआ अल्ट्रावायलेट किरण है जो डेंजरस होता है, ठीक है, स्किन के लिए, आपकी आंखों के लिए, ठीक है, वो डायरेक्ट इसके आर पार कर सकता है यहाँ से। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ से आ रहा है, ये ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है। आगे देखते हैं इस पॉइंट को। ओजोन गैस त्रिक परमाणविक गैस, ठीक है, O3 क्या होता है, त्रिक मतलब O3 की बात कर रहा है। ठीक है, O3, ठीक है, O3 जिसे यूवी रेज को अवशोषित करने की अद्भुत क्षमता मौजूद होती है। याद रखेंगे ओजोन का जो लेयर होता है उसमें क्या होती है, यूवी लेयर, अल्ट्रा वायलेट रेज को अवशोषित मतलब कि एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, सोखने की बात कर रहा है। एब्जॉर्प्शन करने की अद्भुत यूनिक क्वालिटी होती है, क्षमता होती है उसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। ओजोन परत समताप मंडल, ठीक है, बहुत सारे लेयर्स हैं जो आपके सर के ऊपर है, मतलब आपके वातावरण में है। ठीक है, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, देखते हैं। पहला कि स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, चलो स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, समताप मंडल बोलते हैं। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है। पृथ्वी से 20 मतलब कि 20 से 35 किलोमीटर के मध्य इसकी सर्वाधिक सांद्रता है। याद रखेंगे, आपकी जो पृथ्वी है वहाँ से 20 से 35 किलोमीटर के मध्य में ही आपको कौन सा समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर जो है नाम की जो ये लेयर है, वो आपको परत आपको पृथ्वी से ऊपर देखने को मिल सकता है। मतलब देखने की नहीं, मतलब आपके आवरण के रूप में, कवरिंग के रूप में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को देखते हैं। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अधिकांश भाग 93% अवशोषित कर लेता है। याद रखेंगे, ओजोन लेयर क्या करता है कि 93% जो भी आपको अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं जो डेंजरस होते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। कौन, ओजोन लेयर। ठीक है, यदि ऐसी नहीं होता है तो पृथ्वी पर जीवन की संभावना पर प्रश्न चिन्ह लग जाता अतः इसे सुरक्षात्मक आवरण भी कहते हैं। याद रखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। किसका, अगर हम पृथ्वी की प्रोटेक्टिव लेयर की बात करेंगे तो क्या है, वो ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर क्या करता है, 93% जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल 7% जो है उससे बाहर हो पाता है। ठीक है, तो अगर उसमें डिप्लेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे जनमानस के लिए आने वाली है। आगे देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज की बात करेंगे। सर्वाधिक मनुष्य की आंखें, ठीक है, सर्वाधिक मनुष्य की आँखों, पहला त्वचा मतलब स्किन को प्रभावित करता है। त्वचा कैंसर के रूप में अगर आपको हो रहा है तो कहीं ना कहीं अल्ट्रावायलेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पराबैंगनी विकिरण पानी के शुद्धिकरण में, त्वचा में विटामिन डी का निर्माण। पराबैंगनी क्या करती है, पानी के शुद्धिकरण में, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, त्वचा में विटामिन डी का निर्माण इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। किसी ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को ढूंढने का एक आधार ओजोन गैस की उपस्थिति में भी लगाया जाता है। अगर किसी ग्रह पे, चलो ठीक है, अगर कोई ग्रह है, ठीक है, हमारा पृथ्वी एक ग्रह है, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, तो उस ग्रह पे अगर कोई साइंटिस्ट अगर जा रहा है और उसको ढूंढ रहे हैं कि इस पे जीवन है कि नहीं, ठीक है, मतलब लाइफ है कि नहीं, तो सबसे पहले वो ओजोन लेयर अगर वहाँ पे है तो उससे पता लग जाता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं जीवन है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे पॉइंट को। किसी ग्रह पर जीवन की संभावना को ढूंढने का एक आधार ओजोन गैस की उपस्थिति को भी माना जाता है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर देखा गया है। ठीक है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, महाद्वीप है, उस पे
उसके ऊपर जो है सबसे बड़ा जो ओजोन का जो है छिद्र आपको देखने को मिला है। ठीक है, प्रमुख उत्तरदायी गैस पदार्थ जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि आपकी एसी रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वहाँ से निकलती है, और फ्रियोन गैस, ठीक है, फ्रियोन गैस ये प्रमुख गैस है। उस बेटा को फ्रियोन को और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों, रेफ्रिजरेटरों, ठीक है, जितने भी सौंदर्य कॉस्मेटिक है वहाँ पे प्रसाधनों में इस्तेमाल किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कंडीशनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अन्य कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं अन्य हैलोजन गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्रों में होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सब गैस बहुत ही डेंजरस गैस है, किसके लिए, हमारे ओजोन लेयर के लिए। ठीक है, प्रयोग अग्निशामक यंत्रों में होता है। CC14 पायरीन कहलाता है। ठीक है, नोट मैट्रिक प्रोटोकॉल्स, ठीक है, याद रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमने अभी क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल देखे थे, किस पे, ओजोन डिप्लेशन पे। अब क्या देख रहे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ का निर्माण एवं उपयोग पर रोक लगाने हेतु 47 विभिन्न राष्ट्रों को बैठक कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर हुई। याद रखेंगे, मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर हुई, डेट था 1987 ईस्वी में, एवं समझौते पर विभिन्न राष्ट्रों ने सहमति व्यक्त की। याद रखिए इस पॉइंट को बेटा, कि इसमें भाग लेने वाली टोटल देश कितनी थी, 47 देश थी। ठीक है, प्रोटोकॉल का नाम क्या है, मॉन्ट्रियल। जो मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कनाडा के एक शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, ठीक है, उसमें हम लोग किस पे चर्चा किए थे, उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं उसके निर्माण पर, उपयोग पर रोक लगाने हेतु हम लोग इस बैठक को किए थे। उसमें 47 देश ने भाग लिया था। डेट आप लोग याद रख सकते हैं, 1987 की डेट थी, एवं समझौते पर विभिन्न राष्ट्रों ने सहमति व्यक्त की। विकसित देश हम लोग क्या हैं, एक विकासशील देश हैं, हम लोग विकसित देश नहीं हैं। तो विकसित देश 2000 तक एवं विकासशील 2010 तक पदार्थों के निर्माण एवं उपयोग पर रोक लगाएंगे। याद रखेंगे इस पॉइंट को। आगे देखिए, गोबर बायोगैस की बातें कर रहे हैं। ठीक है, गोबर बायोगैस, जीवों के अपशिष्ट, याद रखेंगे, जो मल मूत्र होते हैं, ठीक है, जो अगर आप पशुपालन करते हैं तो उससे निकलने वाले जो कूड़े कचरे होते हैं, ठीक है, कूड़े कचरे को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब तो प्लास्टिक, ठीक है, ये सब क्या है, प्लास्टिक है, शीशा है, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल क्या है, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है खा पी के सड़ा पका के उसको फिर से मिट्टी में मिला दे, मिट्टी बना दे, उसको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया, आपका खरपतवार हो गया, केले का फल का छिलका हो गया, सब्जियां का छिलका हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, अनाज हुआ, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। कुछ दिन के बाद आपको मिट्टी से गैप मिल जाएगा, क्यों, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन करके इस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को ख़त्म कर देंगे। मतलब आप ये प्रदूषण को ख़त्म कर देंगे, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो याद रखेंगे, जीवों के अपशिष्ट एवं पौधों के मृत अवशेषों पर सूक्ष्म जीवों, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवों की क्रिया द्वारा निर्मित गैस गोबर गैस कहलाती है। ठीक है, क्विंटन क्रिया, याद रखेंगे, किण्वन क्रिया एक क्रिया का नाम है, यहाँ से बेटा पूछता है। किण्वन एक प्रोसेस है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस है किण्वन, और इसी किण्वन प्रोसेस से गोबर गैस का निर्माण होता है। याद रखेंगे आप लोग। इसका प्रमुख घटक कौन कौन है, जैसे कि मेथेन CH4 कितना, 60%, क्या है, मेथेन 60% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना, मीथेन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड 10%, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, और अमोनिया, ऑक्सीजन इत्यादि इसका प्रमुख घटक है। गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। याद रखेंगे, गोबर गैस क्या है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, कोयले की खानों में विस्फोट उत्पन्न करने वाली गैस को हम क्या करते हैं, मेथेन प्लस वायु सुरक्षा हेतु सेफ्टी लैंप लगाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, कोयले की खानों में विस्फोट अगर उत्पन्न करना होता है तो हम लोग किसका, मीथेन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लस वायु रहता है, और सुरक्षा हेतु हम लोग सेफ्टी लैंप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। मार्स गैस के नाम है, मेथेन दलदल भूमि में निष्कासित गैस है। मार्स गैस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे दलदल भूमि है वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग आगे याद रखेंगे। आगे देखिए, क्लेथरेट में पाई जाने वाली गैस, ठीक है, क्लेथरेट में पाई जाने वाली गैस जो है, समुद्र की तलहटी में जड़ के अणुओं के मध्य फंसी गैस मेथेन है, अतः सतह तक
यह बूंदों बुलबुलों के रूप में निकलती है। याद रखेंगे, कैल्थरेट में पाई जाने वाली जो गैस होती है वो मीथेन ही होती है। समुद्र के सतह में क्या होती है, वो फंसे होती है वो गैस, लेकिन आपको ये बुलबुले के रूप में देखने को मिल सकता है। अम्लीय वर्षा कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, 10th 12th जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। एसिडिक रेन बोल सकते हैं। एसिडिक रेन क्या होता है, उद्योग एवं तेल शोधन कंपनियाँ, ठीक है, जितने भी आपको इंडस्ट्रीज है, ठीक है, या ऑयल रिफाइनरी कंपनीज है, ठीक है, निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखेंगे बेटा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, SO2 प्लस NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है जो ऊपर जाकर जलवाष्प से क्रिया कर अम्ल का निर्माण करता है। यही दोनों गैस ऊपर जाकर ये क्या करता है, जलवाष्प का निर्माण करता है, जो क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। ये गैस जाएंगे जैसे ही जलवाष्प के साथ रिएक्शन करके ये एसिड बना देते हैं, ठीक है। और ये एसिड जो है बारिश के रूप में आपके घरों पे, आपके जो हमारी जो इमारतें हैं, जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे कि ताजमहल है, उस पर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल का जो है कलर डिस्कलर क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उसके बगल में क्या है, यमुना, तो यहाँ पे बहुत सारा क्या है, फैक्ट्री लगा हुआ है, ठीक है। उससे जो गैस निकलता है, कौन, नाइट्रस ऑक्साइड और कौन है, सो नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, और कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों गैस जलवाष्प के साथ रिएक्शन करके एसिड का निर्माण करता है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद कर रखेंगे। हार्निया, स्टोन लेप्रोसी, बहुमूल्य इमारतों, ताजमहल की दीवारों का काला होना, ठीक है। हानिया जो है, हार्निया नहीं, हानिया, हानिया क्या क्या हो रही है अम्लीय वर्षा से, इसकी बात करते हैं। स्टोन लेप्रोसी, जैसे कि इंसान के शरीर में क्या होता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, ठीक है, तो उसको ही स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। इमारतों में जो हमारी जो ताजमहल है, क्या पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है, वाइट मार्बल से बना हुआ है, तो उसमें क्या हुआ, ब्लैक हो रहा है वाइट मार्बल, तो कहीं ना कहीं इसका कारण क्या है, आपका अम्लीय वर्षा है। बहुमूल्य इमारतों, ताजमहल की दीवारों का काला होना, मृदा की पीएच घटने से फसलों की हानि। याद रखेंगे, एसिडिक ज़्यादा कंटिन्यू होगा तो क्या होगा, हमारा जो है एसिडिक जो है लेवल, जो हमारी मृदा की मिट्टी की जो एसिडिक लेवल है वो बढ़ जाएंगे, जिससे हमें फसलों पे हानि देखने को मिल सकता है। कई जीवों एवं वनस्पति को सीधा नुकसान पहुंचाता है, क्या ये एसिडिक रेन, ठीक है। नदियों एवं झीलों के पानी का प्रदूषण, जिससे उनका पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होता है। याद रखेंगे, नदियों में भी ये प्रॉब्लम डाल रहा है, ठीक है। नोट, क्लोरीन एवं CO2 भी एसिडिक रेन हेतु उत्तरदायी है। याद रखेंगे, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Cl, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, एसिडिक रेन हेतु उत्तरदायी गैस है। इस ग्रुप, इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखिए, कोल गैस, ठीक है, जिसमें क्या कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन, ये तीन आ रहा है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पहला, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है CH4 मीथेन, ठीक है। ये तीनों गैस जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोल गैस बोलते हैं, कोयले की गैस बोल सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में बुनसन बर्नर में होता है, बुनसन बर्नर में इसका इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, भाप अंगार गैस, जल गैस, वाटर गैस ही बोल सकते हैं इसको, रक्त तप्त कोक पर पानी की वाष्प प्रभावित करने पर बनती है। याद रखेंगे, रक्त तप्त कोक, ठीक है, रक्त तप्त कोक जो होता है पर पानी की वाष्प प्रभावित करने पर बनती है। इसका प्रयोग मेथिल अल्कोहल एवं अमोनिया गैस के उत्पादन में करते हैं। याद रखेंगे, भाप अंगारका गैस का और जल गैस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, कहाँ कर सकते हैं, हम लोग करते हैं अल्कोहल एवं अमोनिया गैस के उत्पादन में अगर करते हैं। अगर हमको कहीं पे देखो, यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं, जैसे यहाँ पे C है, कार्बन है, ठीक है, कोक लिए हैं, और प्लस H2O लिए, पानी लिए, दोनों को जला के हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बना लिए, ठीक है। वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस या उत्पादक गैस, कोक, कार्बन प्लस वायु, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 नाइट्रोजन, ठीक है। इस बात को आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। इसका प्रयोग धातुओं के निष्कर्षण एवं कांच के उत्पादन में करते हैं। हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, धातुओं को निष्कर्षण के लिए, धातुओं को, जैसे कि धातु हमें जो है किस फॉर्म मिलते हैं, जितने भी धातु है उसमें अयस्क भी होता है, ठीक है, मतलब गंदगी भी होती है, उस चीज़ की सफाई अगर करनी है तो वहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वायु अंगार, प्रोड्यूसर गैस या उत्पादक गैस भी बोल सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। साथ ही जो कांच उत्पादन है उस भी, वहाँ पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह गैस जलने पर तीव्र ताप उत्पन्न करती है, ठीक है। आगे देखिए, कृत्रिम श्वसन,
ठीक है। जो यहाँ आप कभी देखे होंगे अस्पताल के अंदर जो है पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन बोलते हैं या कृत्रिम श्वसन बोलते हैं। इसी को हम लोग आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल कोई पेशेंट अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो उससे हम लोग क्या करते हैं? सांस दिलवाते हैं ताकि उसका जो है हार्ट चल सके, उसकी जो है लंग्स कोलैप्स ना हो। इस चीज़ के लिए हम लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के रूप में हम लोग पर सिलेंडर के रूप में सिलेंडर देके प्रदान करते हैं। तो जानते हैं कृत्रिम श्वसन होती क्या है? आपने अस्पताल में देखे होंगे इस प्रकार की एक सिलेंडर होती है, ठीक है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन होती है और हीलियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे 2 गैस ऑक्सीजन प्लस हीलियम का प्रयोग करते हैं। कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम करना, निष्क्रिय गैस का होना हल्की, अतः ढोने इसमें आसान। याद रखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा को हम लोग क्या करते हैं? कम करना। कृत्रिम श्वसन में क्या होता है? और हीलियम क्यों मिलाते हैं हम लोग? ताकि हमें ऑक्सीजन की मात्रा को कम करना है, ठीक है। निष्क्रिय गैस का होना हल्की, अतः ढोने में। और हीलियम क्या करता है? ये गैस जो होती है हल्की गैस होती है ताकि हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हमें आसानी हो, ठीक है। उपयोग अंतरिक्ष यात्री द्वारा, गोताखोर डाइवर्स द्वारा, दमा रोगी अस्पतालों में, ठीक है। तो ये 3 जगह हम आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री द्वारा, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, गोताखोर जो पानी में आप देखे होंगे जो ड्राइव करते हैं, देखे होंगे मुंह में लगाया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे और दमा के जो पेशेंट होते हैं जो अस्पताल में, वहाँ पे भी हम इसका आर्टिफिशियल या कृत्रिम श्वसन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द्रव नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। द्रव नाइट्रोजन, आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। डांस फ्लोर, ठीक है, आप देखे होंगे कई बार, ठीक है। डांस फ्लोर पे बहुत सारा धुआं आपको देखने को मिलता है। डांस फ्लोर पे धुएं का निर्माण बैलों की ब्री को सुरक्षित रखने में, ठीक है। जैसे कि आपके सांड है, ठीक है, उसकी जो बीज होती है, ठीक है, स्पर्म होती है, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। डांस फ्लोर पे जो धुआं निकलती है, स्मॉग निकलता है, उसके लिए भी हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पूर्ण जीवित हेतु रखे जीवों को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपके बहुत सारे बीजें होती हैं, ठीक है, उसको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। और तो उस सब जगह पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। द्रव H2 हाइड्रोजन की बात करेंगे -253 डिग्री सेल्सियस एवं द्रव O2 -183 डिग्री सेल्सियस। बहुत बड़ी बात होगी, -253 डिग्री सेल्सियस द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? हम लोग कहाँ पे करते हैं? रॉकेट मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल, बड़े उद्योग में भारी मशीनों को संचालन में क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? हाइड्रोजन जो कि द्रव्य होता है और ऑक्सीजन जो कि द्रव्य होता है। उसकी टेम्परेचर कितनी होती है? -253 किसकी? हाइड्रोजन की, और -183 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन वस्तुओं के जलने में सहायक, याद रखेंगे। वस्तुओं जो भी अब हमारे पृथ्वी पे जलते हैं उसके लिए अगर जलाना है तो हमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल आता ही रहता है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग किसी भी पदार्थ को जला नहीं सकते। प्रत्येक सजीव के पादप प्लस जंतु श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड का 2 काम है यहाँ पे, याद रखेंगे आप। पहला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का काम? कि आग को अगर कहीं बुझाना है तो वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस। वहाँ पे आप लोग देखे होंगे क्या क्या चाहिए आपको? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। किसके उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल, जो कि आपको ग्रीन प्लांट से मिलते हैं, जो कि एक पिगमेंट्स है, ठीक है। और इसकी उपस्थिति में हमें न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिलता है। वाटर कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिलता है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया में हमें किस चीज़ का निर्माण होता है देखने को मिलता है? C6H12O6, ठीक है, जो कि एक प्रोडक्ट के रूप में हमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ही मेन महत्व काम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 2 जगह काम है। पहला काम है अगर कहीं पे आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए, ठीक, बुझाने के लिए। और दूसरा काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, गैल्वेनीकरण बोलते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइजेशंस, लोहे को जंग से बचाने हेतु, ठीक है। याद रखेंगे ये बार कितने बार आपके 10th के एग्जाम पूछा गया। चलो ये लोहा की मेटल है, ठीक है, कोई भी एक छड़ ले लो लोहा का, सरिया ले लो, छड़ ले लो, कोई पीस ले लो, टुकड़ा ले लो, उसे खुले वातावरण में आप फेंक दो, ठीक है। कुछ दिन के बाद देखोगे जैसे ही इस पर ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है, ठीक है,
ऑक्सीजन की प्रक्रिया और ह्यूमस के कांटेक्ट में आते हैं, इस पे जंग लग जाती है। ठीक है, तो इस जंग को बचाने के लिए हम लोग जो प्रोसेस जो करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जो कि हम एक लोकल लैंग्वेज में बता दिए। अब इसको हम थोड़ा अच्छे पॉइंट से पढ़ते हैं। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने हेतु उस पर जस्ते जस्ते बोले तो जिंक की परत चढ़ाते हैं। इस क्रिया को गैल्वेनीकरण तथा इस प्रकार प्राप्त लोहे को जस्तीकृत गैल्वीकृत लौह GI, ठीक है, GI कहते हैं। क्या कहते हैं, GI बोलते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, आगे देखिए, जंग रस्ट क्या होता है उस पर बात करते हैं। जलयोजित लौहे का ऑक्साइड फेरस या फेरिक। ठीक है, जैसे ही आपने एक लोहा का ये छड़ फेंक दिया, ठीक है, इस पर आपने देखे होंगे ये जंग लग जाता है, जंग लग गया, जंग जैसे ही लग गया उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, फेरस और फेरिक बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, फेरस या फेरिक बोल सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। जंग लगने हेतु आवश्यक कारण क्या क्या है, स्वतंत्र ऑक्सीजन, खुले वातावरण में क्या आपको स्वतंत्र ऑक्सीजन मिलेंगे, वातावरणीय नमी मिलेंगे, ठीक है, जो ह्यूमस बोलते हैं उसको। इसी के कारण क्या होता है बेटा, यहाँ पे जंग लग जाती है। ठीक है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। याद रखेंगे, जैसे ही जंग लगेगा तो उस लोहे का वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल जो वेट है उससे वेट आपको गेन मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे रस्ट भी कुछ न कुछ वेट देता है। इसलिए इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछता है कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है कि घटता है, सॉरी क्या होता है। पहला ऑप्शन देगा बढ़ता है, दूसरा देगा घटता है, तीसरा देगा कि दोनों, और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, बढ़ता है। जैसे ही जंग लगेगा उसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है, आगे देखिए इस पॉइंट को। ठीक है, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल्स, ठीक है, चेंजेज है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, सामान्यतः सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय अर्थात एक ही दिशा में चलते हैं, जबकि सभी भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलते हैं। भौतिक परिवर्तन में वस्तु की आकार, आकृति, रंग, ताप, अवस्था इत्यादि में परिवर्तन होते हैं। याद रखेंगे, जो भी केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, जो भी रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेज है, वो आपको वन डायरेक्शन होगा। ठीक है, वन डायरेक्शन होगा, वन डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आप भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो ये दोनों डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलता है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के आकार, भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें वस्तु का जो आकार, मतलब बोले तो शेप, ठीक है, साइज, ठीक है, आकार, आकृति, शेप एंड साइज, रंग, कलर, टेम्परेचर, अवस्था इत्यादि पर परिवर्तन होता है। याद रखेंगे, शेप में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। शेप बोले तो अब शेप और साइज में हम थोड़ा डिस्कस करता हूँ। चलो, ये एक गिलास है, ये एक बाल्टीन है। ठीक है, तो यहाँ पे गिलास की शेप आप देख सकते हैं कैसा, और इसका शेप देख सकते हैं। लेकिन साइज की बात करेंगे तो चलो, इसका भी लेंथ जो है कितना है, इसका मान लो लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर। अगर ब्रीथ की बात करेंगे 2 सेंटीमीटर, इसका ब्रीथ की बात करेंगे 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज तो बराबर है, लेकिन शेप क्या है यहाँ पे अलग है। इसका शेप देख सकते हो, बाल्टीन का शेप देख सकते हो, तो बराबर ये आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। शेप और साइज में आपको दोनों ही डिफरेंस देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, भौतिक परिवर्तन के अंदर। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन एक डायरेक्शन में चलते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन जो है दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट्स इसको समझते हैं। पहला कि भौतिक परिवर्तन देखिए, नमक और प्लस पानी का घोल। ठीक है, ठीक है, नमक और पानी का घोल, बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ को क्या है, पहले ठोस अवस्था में है, चलो ठोस अवस्था में बर्फ़ का टुकड़ा है ऐसे। ठीक है, इसका शेप देख लीजिए आप, ठीक है, इसका साइज देख लीजिए आप। इसको हम जैसे ही पिघला देंगे ये क्या बन जाएगा, पानी बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, अब इसका शेप और साइज दोनों यहाँ पे बदलते हुए नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि पानी का शेप भी बदल गया, ये बर्फ़ का टुकड़ा जो था इसका शेप भी बदल गया और इसका साइज भी बदल गया। तो अब भौतिक परिवर्तन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बर्फ़ का टुकड़ा का जैसे ही पिघलने के बाद जो है इसका शेप और साइज दोनों ही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नमक प्लस पानी का घोल। ठीक है, आपने क्या किया, नमक लिया, ठीक है, नमक लेके पानी में, चलो एक नमक लिया, नमक को आपने किसे H2O के साथ मिला दिया, बन गया क्या, पानी का घोल। अब देखो इसका सारा कुछ बदल गया। नमक क्या था यहाँ पे, नमक जो है आपका ठोस है, ठीक है, और पानी क्या है, लिक्विड है, और ठोस और लिक्विड मिलके क्या बना दिया, ठोस कहाँ गया,
कहीं ना कहीं ये चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद मोम का पिघलना, चलो ये मोम है, अभी क्या ये सॉलिड है, मोमबत्ती इसको बोलते हैं, कैंडल बोलते हैं, ये क्या है सॉलिड है, जैसे इसमें हमने आग लगाया ये पिघल के क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन आपको भौतिक अवस्था में, भौतिक परिवर्तन में देखने को मिलता है दोनों तरफ से, ठीक है। और फिर इसी जो लिक्विड जो इससे निकलता हुआ लिक्विड है, जल के निकल रहा है, ठीक है, ये लिक्विड निकल रहा है, पिघल रहा है, ये तो लिक्विड है अभी, लेकिन जैसे कुछ देर छोड़ देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, याद रखेंगे दोनों डायरेक्शन में भौतिक परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। जल का उबलना, ठीक है। उसके बाद पानी वाष्प का संघनन, जल का बर्फ में बदलना, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में हम बात करते हैं कि वन डायरेक्शन होता है, लकड़ी का जलना वन डायरेक्शन में, जंग का लगना वन डायरेक्शन में है, अंडे का उबलना वन डायरेक्शन में, दूध का दही में बदलना, याद रखेंगे जैसे कि ये दूध है, मिल्क है, ठीक है, मिल्क से क्या बना दिया हमने, दही बना दिए। दही में क्या होता है, जैसे हम क्या करेंगे उसके अंदर जो कुछ एसिडिक चीज़ डालेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको नींबू डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो उसमें लैक्टोबैसिलस नाम की जो बैक्टीरिया उसकी रेशियो बढ़ जाती है और ये दही बन गया। क्या हमने दूध से दही बना लिया वन डायरेक्शन में, लेकिन बेटा आप एक चीज़ बताओ, क्या आप दही से दूध बना सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वन डायरेक्शन में ही है, डबल डायरेक्शन में नहीं होगा, कभी नहीं होगा रासायनिक परिवर्तन। इस बात को आप लोग लिख के रख लीजिए हमेशा, ठीक है। आगे पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग, वल्कनीकरण, ठीक है, वल्केनाइजेशन बोलते हैं उसको, वल्कनीकरण को, ठीक है। देखते हैं प्राकृतिक रबर जो होती है, ठीक है, प्राकृतिक रबर, एक सेकेंड, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक रूप होता है, ठीक है। रबर प्लांट हैवे ब्रेसिलेंसिस, पेड़ के तने से प्राप्त सफ़ेद दूध, याद रखेंगे जिस रबर का जो प्लांट है उसका नाम क्या है, प्लांट हैवेई ब्रेसिलेंसिस, ठीक है। ये प्लांट हैवे ब्रेसिलेंसिस कहाँ पे पाया जाता है, अगर भारत की बात करेंगे तो केरल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, आप गूगल करके देखेंगे, ठीक है। ये प्लांट्स के तने जो होते हैं, स्टीम जो होते हैं वहाँ पे, जैसे कि ये प्लांट्स है, इसके स्टीम पे कट लगाया जाता है, ठीक है। और कट लगाने के बाद जो है बेटा यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, रबर आपको टपकते हुए, एक यहाँ पे क्या करेंगे इसको स्टोरेज के लिए, एक यहाँ पे प्लास्टिक का या कुछ का कोई यहाँ पे हम लोग बर्तन लगा देते हैं ताकि इसका जो है गोंद जो है इसमें गिर सके, गिरने के बाद जो है ये क्या होता है, आइसोप्रीन का जो है बहुलक होता है, ठीक है। रबर प्लांट का नाम याद रखेंगे, प्लांट का नाम क्या था, हैविया ब्रासिलेंसिस, पेड़ के तने के से प्राप्त सफ़ेद दूध लेटेक्स क्षीर कहलाता है, इसे एसिटिक अम्ल मिलाने पर लचीला प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है, याद रखेंगे इसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसिटिक अम्ल, कौन सा, एसिटिक अम्ल जो है उस रबर में दूध में मिलाया जाता है लेटेक्स में, वो लचीला बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए, प्राकृतिक लचीले रबर को सख्त एवं मजबूत बनाने के लिए इसे गंधक के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, गंधक के साथ इसे गर्म किया जाता है, किसको, जो रबर प्राप्त लचीले होते हैं उसको सख्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए गंधक मिला के उसको गर्म किया जाता है, इसे ही वल्कनीकरण कहते हैं, तथा प्राप्त रबर को वल्कनीकृत रबर भी कहते हैं, वल्केनाइज रबर भी कहते हैं। प्राकृतिक रबर को देखिए सल्फर के साथ गर्म करते हैं, सल्फर को ही हम बेटा क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं, सल्फर को ही, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सल्फर जैसे ही रबर में डालेंगे और उसको हम कितने ताप पर 150 डिग्री सेल्सियस पे जैसे हम गर्म करेंगे तो हमें वल्कनीकृत रबर प्राप्त होंगे, ठीक है। आगे पॉइंट को देखते हैं, नोट, वल्कनीकृत रबर से टायर एवं ट्यूब बनाने जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे जितने भी टायर आप देखते हैं जो गाड़ी में ट्रक में लगते हैं, ट्यूब जो है उसका जो बनते हैं वो नेचुरल रबर में हम लोग क्या करते हैं, सल्फर मिला के हम लोग क्या करते हैं उसको जो गर्म करते हैं, पहले तो एसिटिलीन मिला देते हैं ताकि जो है नेचुरल रबर में क्या लचीलापन आ जाए, उसके बाद उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, गंधक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, उसे गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वल्कनीकृत रबर मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं बेटा, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं, टायर में करते हैं, ट्यूब बनाने में करते हैं, अतः वाहनों के टायर ट्यूब से गंधक का प्रदूषण होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे वाहन जो होते हैं, ठीक है,
वाहन के जो ये टायर होते हैं, ठीक है, वो जो रोड पे घिसते हैं, घिसने से भी एक प्रदूषण निकलता है। क्यों निकलता है, अगर कोई दिमाग में अगर पूछ दे क्यों कौन सा गैस निकलता है, तो गंधक का प्रदूषण मतलब सल्फर का प्रदूषण यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो यहाँ से आप दिमाग में इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अदर इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट एंड देयर टॉक्सिक्स इफेक्ट की बात हम करते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं कि ठीक है, देखिए अदर इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट वैसा पदार्थ जो पॉल्यूशन को फैलाए, पॉल्यूशन को बढ़ावा दे, इसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं, प्रदूषण को बढ़ावा दे। देयर टॉक्सिक इफेक्ट, इसका जहरीला प्रभाव क्या होता है उसका। पॉल्यूटेंट में हम देखिए, पहला पॉल्यूटेंट की हम बात करेंगे तो क्या है, मरकरी, ठीक है। जापान में टॉक्सिसिटी के जापान में मिनोमाटा रोग के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवारी, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट की हम बात करेंगे तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक पॉल्यूटेंट है, ठीक है। मरकरी क्या है, एक पॉल्यूटेंट है। कैडमियम क्या है, पॉल्यूटेंट है। ये सब प्रदूषण को फैलाता है, ठीक है। जो प्रदूषण को फैलाए, ठीक है, जो प्रदूषण के लिए जिम्मेवारी हो उसे क्या कहेंगे, पॉल्यूटेंट कहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट में पहला मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी जो है इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, Hg होता है। और रासायनिक सिंबल क्या होता है, Hg होता है, और सिम्पाड़ा भी बोलते हैं। ये जापान में मिनमाटा रोग के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल निभाता है ये। ऑर्गेनिक AS होता है, ठीक है। ब्लैक फुट नाम की जो ये बीमारी होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक। कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है कि जापान मिनमाटा रोग में इनमें से कौन सा उत्तरदायी है, तो मरकरी देगा, ठीक है, आर्गन देगा, पीबी देगा। तो मरकरी आप लोग याद रखेंगे, जापान में मिनमाटा रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं कैडियम से क्या है, इटाई। ये रोग जो होता है कैडियम से नाम से, कैडियम के तत्व के प्रदूषण के कारण ही आपको इटाई रोग आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फ्लोराइड्स है, ठीक है। फ्लोरोसिस, दांतों के चितकबरापन जो है आपको देखने को मिलता है फ्लोरीन के कारण ही, फ्लोराइड्स बोलते हैं, F नेगेटिव, ठीक है। आगे देखिए सिलिकॉन Si खाने में, ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन की मात्रा अगर बढ़ रहा है तो सिलिकोसिस बोलते हैं, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, या एस्बेस्टोसिस नाम की जो ये बीमारी होती है। एस्बेस्टोस जो होता है, जो फैक्ट्री में एस्बेस्टस बनता है वहाँ से एस्बेस्टोसिस होते हैं, जो आपके लंग्स की प्रॉब्लम की होती है, लंग्स की बीमारी है एस्बेस्टोसिस। ये बीमारी आपको देखने को मिलेंगे। नाइट्रेट NO3 माइनस ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये बीमारी बहुत ही घातक बीमारी है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। HB मेथे हीमोग्लोबिन, मतलब आपके हीमोग्लोबिन के साथ मिथाइल जो आपके हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके मेथे हीमोग्लोबिन जो है बना देता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और जो बेबी होते हैं उनके जो है नेल्स जो हैं, ठीक है, पूरे शरीर जो है वो ब्लूइश पड़ जाता है, ठीक है। नाइट्रेट इसका रिस्पॉन्सिबल तत्व है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, NO3 माइनस, ठीक है। सीसा की हम बात करेंगे, सीसा लेड बोलते हैं, पीबी इसका रासायनिक सूत्र होता है। पैरालिसिस, लकवा, कोलोलाइटिस, ठीक है, ये बीमारी जो है, दो बीमारी आपको पीबी के प्रदूषण के कारण देखने को मिलता है। फिर देखिए साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण या सोपनिफिकेशन कहलाती है, ठीक है, याद रखेंगे। जितने भी सोप बनते हैं उसको क्या, सोप मतलब क्या होता है, साबुन, और साबुन से सोप से आप लोग जाते हैं सोपनिफिकेशन या साबुनीकरण बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अरंडी, जैतून, सूर्यमुखी का तेल, वसीय अम्ल C15H31COOH, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है अरंडी का तेल का, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, जैतून, सूर्यमुखी का तेल या वसीय अम्ल होता है, ठीक है। पिमिटिक या सिस्टेरिक अम्ल, ठीक है। कास्टिक सोडा NaOH, उच्च वसीय अम्ल के Na लवण साबुन ग्लिसरॉल साबुनीकरण प्रक्रिया में उत्पन्न सह उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हमें होता है। तो बेटा आज की वीडियो में यहाँ तक इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद जो आने वाली हमारी वीडियो है उसमें हम सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस पॉइंट को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया है, सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन जो है उसको हिट कीजिए, ताकि जितने भी इस प्रकार की वीडियो है वो सारे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। ग्लिसरॉल की बात हम करते हैं। ग्लिसरॉल जो एक प्रकार का क्या है, अल्कोहल है, क्या है, एक अल्कोहल है, का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, साबुन को पारदर्शक बनाने में करते हैं। याद रखें, कई बार आपके एग्जाम में अभी करंट में पूछ रहा है ग्लिसरॉल, ठीक है। आप देखेंगे कई बार साबुन का जो एड आता है, ठीक है, किसका, पियर्स साबुन का,
ठीक है। जैसे ही आप कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको इधर से एक साइड से दूसरे साइड आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो पारदर्शी दिखने के लिए हम लोग इसमें क्या किस का इस्तेमाल करते हैं, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का, ग्लिसरीन का, ठीक है। एक प्रकार का ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग साबुन को पारदर्शक बनाने में करते हैं, इसका इस्तेमाल, ठीक है। इसका प्रयोग कृत्रिम आंसू बनाने में तथा दवाइयों में भी करते हैं। किसका, ग्लिसरॉल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, कृत्रिम आंसू बनाने में, जो कि फिल्म की शूटिंग में काम आता है। याद रखेंगे आप लोग, फिल्म की शूटिंग के लिए आपको कई बार जो है एक्टर को तुरंत आंसू चाहिए, तो उस टाइम जो है, ठीक है, और कृत्रिम आंसू के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तथा दवाइयों में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे देखिए इस आगे पॉइंट को, कुछ पॉइंट बच गया है, उस पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम करेंगे समाप्त। आप लोग के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और ऐसे ही वीडियो, दूसरा वीडियो हम लेके आएंगे आपके चैनल, अपने चैनल पे, ठीक है। आगे देखिए पॉइंट, ठीक है। साबुन नहाने का बनाने हेतु कास्टिक सोडा के स्थान पर कास्टिक पोटास का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, कास्टिक सोडा नहीं, कास्टिक पोटास का इस्तेमाल हम लोग नहाने वाले साबुन में करते हैं, ठीक है। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता। याद रखेंगे, कठोर जल क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, D2O, ठीक है। रासायनिक सूत्र कई बार D2O, H2O क्या होता है, नॉर्मल वाटर का, और ठोस वाटर का, मतलब इसका क्या, सॉलिड वाटर का क्या होता है रासायनिक सूत्र, D2O, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे, साबुन जो है झाग नहीं देगा ठोस वाटर के साथ। आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। साबुन जैव नमनीकरणीय होते हैं, ठीक है, निम्नीकरणीय होते हैं, क्योंकि ये वसीय अम्ल के लवण होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं। साबुन क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय होते हैं, क्योंकि फैट एसिड होता है, ठीक है, जो वसीय अम्ल के लवण होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट की बात करें, इन्हें साबुन रहित साबुन भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। ये पेट्रोलियम उच्च हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है, को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करने पर बनाए जाते हैं। किसका, डिटर्जेंट का इस्तेमाल, डिटर्जेंट जो है अपमार्जक होते हैं उसका हम लोग बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स H2SO4, ठीक है। जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, हिट करेंगे, लॉरिल अल्कोहल से डिटर्जेंट प्राप्त होते हैं। डिटर्जेंट क्या होता है, जैव अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या, डिटर्जेंट क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। जबकि जंतु अपशिष्ट, गोबर, पादप अपशिष्ट, टहनी, पत्ते, घास फूस, रसोई का कचरा, साबुन, कागज इत्यादि जैव निम्नीकरणीय जबकि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बेटा, इस पॉइंट के साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आगे इसी प्रकार से आप हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो और भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बेटा।